हेलो दोस्तों, स्वागत है हम लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि अप्रैल महीना में आपका एमटीएस का एग्जाम शुरू हो जाएगा, ठीक है, और अप्रैल में ही ख़त्म भी हो जाएगा। तो दोस्तों उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस जीके का कहाँ से करें, क्योंकि इस बार का जो एमटीएस का सिलेबस आया है दोस्तों, जीके महत्वपूर्ण है और अंग्रेजी आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। तो जीके का 25 प्रश्न दोस्तों देखेंगे हम लोग। शिफ्ट बाय शिफ्ट देख रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि 48 शिफ्ट में 2022 का जो अभी हाल ही में पेपर हुआ है एमटीएस का, उसका हम लोग प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, ठीक है। और 48 शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, पेपर लिया गया था, जिसमें आज हम लोग वीडियो नंबर 5 पर पहुंच गए हैं। 6 जुलाई 2022 के सेकंड शिफ्ट का प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, ऑफिशियल पेपर से हम लोग प्रश्न देखेंगे, जिससे आपको मन में थोड़ा सा भी डाउट ना होगा कि एक भी प्रश्न फेक है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि छोटे जो टीचर लोग हैं वो फेक क्वेश्चन कराते हैं, फेक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं। लेकिन दोस्तों हम हमेशा रियल प्रश्न कराते हैं, क्योंकि हम बच्चों के साथ धोखा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बड़े बड़े चैनल भी वैसे काम करते हैं कि नीचे लिख देते हैं कि 2017 में पूछा गया है। लेकिन दोस्तों आपको मैं ऑफिशियल पेपर के साथ कराने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हम लोग साइंस का भी वीडियो देख रहे हैं। और बात करें जीके का, आपका घटना चक्र पुस्तक चल रही है, जो कि काफ़ी महासागर है दोस्तों। एसएससी के लिए महासागर है दोस्तों, और एसएससी उसी में बार बार डुबकी लगाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि वेटिंग फॉर ए वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है BR अम्बेडकर। तो वेटिंग फॉर अ वीज़ा जो है दोस्तों, आत्मकथा है VR अम्बेडकर का, याद रखिएगा। अम्बेडकर साहब से याद रखिएगा दोस्तों। बहिष्कृत भारत जो कि साप्ताहिक पत्रिका है दोस्तों, इन्होंने ही चलाया था, ठीक है। और जनता नाम का एक जो था साप्ताहिक पत्रिका, ये भी भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही लाया गया था। और एक और था दोस्तों, संघ बनाम स्वतंत्रता, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, प्रश्न पूछा गया है पेपर में कि संघ बनाम स्वतंत्रता किसने शुरू किया। तो वेटिंग फॉर अ वीजा और भीमराव अंबेडकर के द्वारा शुरू किया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हाँ, अच्छा, रुकिए पहले हम लोग महात्मा गांधी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी ने सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इनकी ये पुस्तक है। हिंद स्वराज दोस्तों याद रखिएगा, हिंद स्वराज भी इन्हीं की पुस्तक है, महात्मा गांधी का। इंदिरा गांधी आपको ऑप्शन में दिख रही है, तो क्यों इनको छोड़ें, इनके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, माई ट्रूथ किसकी है, तो इंदिरा गांधी का है, याद रखिएगा। और एक और है इंटरनल इंडिया, क्या है दोस्तों, इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी का ही दोस्तों पुस्तक है, याद रखिएगा, ठीक है। जेल नेहरू के बारे में बात करें कि आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आप लोग बताइएगा जेल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू के 2 पुस्तक का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपका काम है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए दोस्तों, एसएससी का अगर आप पेपर देते हैं तो आपसे दोस्तों मंदिर, नृत्य, ये ऐसे टॉपिक है जहां से प्रश्न रेगुलर पूछा जाता है और लगातार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर जो है दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। तमिलनाडु में श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर स्थित है, रट लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, यह मंदिर जो है किस भगवान के लिए है, तो देखिए शिव भगवान के लिए समर्पित है। श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर किसके लिए, तो शिव भगवान के लिए है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। और किसने बनवाया दोस्तों, तो याद रखिएगा जो तमिल शासक राजा चोल प्रथम ने इसको बनाया था दोस्तों, याद रखिएगा, किसने बनाया था, तो तमिल शासक थे राजा चोल, और प्रथम उनके पीछे लगा दीजिएगा, उनके द्वारा श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर जो कि तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों, इन्हीं के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों कि माधवी मृदुल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से। देखिए अभी मैंने बताया कि नृत्य से सवाल पूछे जाते हैं, पूछ लिया गया शास्त्रीय नृत्य से। प्रश्न पूछा गया कि माधवी मृदुल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से, तो दोस्तों वह है ओडिसी, याद रखेंगे, ठीक है। ओडिसी से संबंधित है माधवी मृदुल, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रिपीट प्रश्न तो होता है, आप मानो या ना मानो, लेकिन एसएससी के एग्जाम में रिपीट प्रश्न होते हैं, ठीक है। देखिए बात करें दोस्तों कथक से कौन संबंधित है, आप लोग बार बार पढ़ते होंगे बिरजू महाराज। दोस्तों बिरजू महाराज जो है कथक से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। और कथक किस राज्य का नृत्य है, तो आपका उत्तर प्रदेश का नृत्य। दोस्तों जितने भी उत्तर प्रदेश के छात्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्या बताएंगे कि आपने कथक नृत्य देखा है कभी,
और देखा है तो कहाँ देखा है थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। और बात करें सत्रिया दोस्तों, सत्रिया कहाँ का है? असम का है। और दोस्तों असम के छात्र बताएंगे क्या आपने कभी सत्रिया नृत्य किया है, और किया है तो कब किया है, थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। और मणिपुरी तो आपको याद है दोस्तों कि मणिपुर का है, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन भी डिटेल्स में देखते चलते हैं जहाँ हमको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। क्योंकि नृत्य में मुझे ज़रूरत पड़ा था, हम सोचे कि इसको डिटेल्स में बता दिया जाए बच्चों को, कि अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो आपको आसानी से होगा इसका उत्तर देने में। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया गया था? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो। अभी हम लोग कर रहे हैं ना घटना चक्र, उसमें जाइएगा, पहला नंबर जो वीडियो था वो इसी चैप्टर पे था, सिंधु सभ्यता। और इस प्रश्न को दोस्तों 2 से 3 बार हमने करा रखा है, उस किताब में था तो 2-3 बार मैंने करा रखा है। मतलब कि दोस्तों 2-3 साल में इतने बार प्रश्न रिपीट हुए हैं, यह कि ध्यान रखिएगा कि आपके पेपर में भी यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो में, याद रखिएगा दोस्तों। और उस किताब को आप लोग को देखना है दोस्तों, क्योंकि वह किताब आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में ग्रिड समता अवरोध को तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर। याद रखिएगा दोस्तों कि भारत में ग्रिड समता अवरोध को तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना, पहला है इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन है? तो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर, याद रखिएगा, ठीक है। पहली सौर परियोजना है जो भारत में ग्रिड समता अवरोध को तोड़ सकती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न की बात करें दोस्तों तो यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे कि भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों यह अधिनियम 1929 को पारित किया गया था, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम, याद रखेंगे, ठीक है। तो 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1929। देखिए दोस्तों बाल विवाह निषेध अधिनियम का एक दूसरा नाम भी है जिसको आप लोग जानते होंगे दोस्तों, शारदा एक्ट। क्या आपने कभी इसका नाम सुना है, शारदा एक्ट? और इसमें क्या बताया गया है दोस्तों कि लड़कियों की शादी की उम्र कितनी थी? 14 वर्ष थी। और लड़कों की शादी की उम्र कितना है दोस्तों इस शारदा एक्ट के अनुसार? 18 वर्ष है। लेकिन बाद में इसको बढ़ाया गया है, और आपको अब बताना है दोस्तों कि अब वर्तमान में लड़कियों का शादी का उम्र कितना होना चाहिए और लड़कों का शादी का उम्र कितना होना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में थोड़ा बता देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अविकसित और तकनीकी रूप से पिछड़े समाज में जनसंख्या वृद्धि कम क्यों है? तो दोस्तों इसका एक ही कारण है कि क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अधिक वहाँ होती है, इसलिए दोस्तों अविकसित और तकनीकी रूप से पिछड़े समाज में जनसंख्या वृद्धि कम है। क्या कारण है? क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अधिक है, ठीक है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जो आपके लाइफ से लगातार जुड़ा रहता है दोस्तों। वैसे ही प्रश्न लगातार उठाया जाता है पेपर में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत यानी क्रस्ट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है दोस्तों? कौन कौन से तत्व पाया जाता है? तो यह जो टॉपिक है ना दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में दिख जाते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत यानी क्रस्ट में दोस्तों पाया जाता है सिलिका और मैग्नीशियम, याद रखिएगा, ठीक है। मैग्नीशियम होना चाहिए, ये पाया जाता है कहाँ? तो क्रस्ट में पाया जाता है दोस्तों, पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत में, याद रखिएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं अब अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है? तो दोस्तों नृत्य हुआ, उत्सव हुआ, दिवस हुआ, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो घूम फिर के आपके पेपर में दिख जाते हैं। देखिए इस बार पूछा गया है कि गोचा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है गोचा महोत्सव, याद रखेंगे। कहाँ मनाया जाता है गोचा महोत्सव? पूछेंगे बाद में भी, हम इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गोचा महोत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। आइए उड़ीसा के बारे में देखते हैं कौन सा महोत्सव मनाया जाता है। देखिए उड़ीसा में रथ यात्रा, आप लोग तो बिल्कुल याद होगा आप लोग को, यही ना कोणार्क का सूर्य मंदिर है। और देखिए यहाँ क्या एक और नृत्य होता है, कोणार्क नृत्य महोत्सव यहाँ किया जाता है, याद रखिएगा। तो कोणार्क अगर आ गया तो आपको 100% दोस्तों उड़ीसा के साथ चला जाना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बात करें झारखंड का दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट महोत्सव है दोस्तों झारखंड का सरहुल पर्व। कौन सा दोस्तों? सरहुल पर्व। लगातार पेपर में पूछा जा रहा है यह प्रश्न, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और कर्नाटक आप लोग को याद है,
कम्बाला मैंने कितना बार बता रखा है, कम्बाला महोत्सव दोस्तों मनाया जाता है कर्नाटक में, ठीक है। नेक्स्ट, चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कौन सा अम्ल है? तो दोस्तों चींटी के डंक में पाया जाता है मेथनोइक अम्ल। याद रखिएगा कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, मेथनोइक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में, ठीक है। और इसी को फार्मिक अम्ल भी आप बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। लैक्टिक अम्ल दोस्तों कहाँ पाया जाता है? तो आप बोलेंगे सर दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में ना, लाल लाल टमाटर खाइए और ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त कीजिए, ठीक है। और साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो नींबू और संतरा में, ठीक है, नींबू और संतरा में पाया जाता है आपका साइट्रिक अम्ल, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना भारत के किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? दोस्तों ये सहाय योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जब ये आया था सहाय योजना 2022 में आया था, तो बहुत सारा इस योजना से पेपर में प्रश्न पूछा गया था, और सही उत्तर है दोस्तों झारखंड। याद रखिएगा, अभी भी प्रश्न बन रहा है सहाय योजना से, तो आपको ध्यान रखना है कि झारखंड, अभी 6 महीना तो इस पेपर का समाप्त हुआ ही है, ठीक है। तो आप लोग के लिए तो इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा सहाय योजना कहाँ का है? तो झारखंड का है, याद रखेंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं अब अगले प्रश्न का। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? अब देखिए ऐसे नृत्य से ही भी प्रश्न पूछते हैं। मैं बता रहा हूँ ना कि लगातार 20 साल से यूँ ऐसा बोले कि जब से एसएससी एग्जाम ले रहा है तो यही सब प्रश्न को पूछ रहा है। हाँ, प्रश्न पूछने का तरीका बदल सकता है, लेकिन प्रश्न वही पूछा जाता है। अब देखिए बिरहा से प्रश्न आपको पता है ना दोस्तों, कि इसमें बताया जाता है कि जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं तब बिरहा नृत्य किया जाता है महिलाओं के द्वारा। और ये कहाँ किया जाता है आपको पता है? बिरहा कहाँ किया जाता है? थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या? चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बिरहा नृत्य किस राज्य में किया जाता है, ठीक है। आइए बात करते हैं दोस्तों हम लोग पाइका नृत्य के बारे में। पाइका जो कि दोस्तों झारखंड का नृत्य है, याद रखेंगे। मटकी दोस्तों कहाँ का नृत्य है? तो मध्य प्रदेश यानी एमपी का नृत्य है मटकी। एम से मटकी और एम से एमपी, याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों अलकाप आपको ऑप्शन में दिख रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने यह पहली बार नाम सुना होगा इस नृत्य का, तो याद रखिएगा अलकाप जो है दोस्तों झारखंड का और पश्चिम बंगाल में अलकाप नृत्य किया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। आपको बताना है कि बिरहा किस राज्य का नृत्य है, कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दीजिए। देखिए अगला सवाल क्या है, निम्न हिमालय और शिवालिकों के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं दून बोलते हैं, याद रखिएगा वन लाइनर फॉर्म में कि निम्न हिमालय और शिवालिकों के बीच अनुदैर्ध्य घाटी को क्या बोलते हैं? तो दून बोला जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार कुंडली क्या कहलाती है? तो दोस्तों उसको बोलते हैं एलिमेंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक रूम में हीटर में प्रयुक्त तार को कुंडली को क्या बोलते हैं? तो एलिमेंट बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आसान सा प्रश्न है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ गया है कि ए.आर. रहमान ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? दोस्तों एसएससी को ए.आर. रहमान से कुछ खासा लगाव है, क्योंकि एसएससी लगातार ए.आर. रहमान से सवाल पूछ ही लेता है पेपर में, ठीक है। और 2022 में तो खूब पूछा है। देखिए ए.आर. रहमान ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? तो 2 पुरस्कार जीते हैं, याद रखिएगा। ए.आर. रहमान ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते? 2 पुरस्कार जीते हैं, रट लीजिए, ध्यान में रखिएगा, आपके पेपर में भी उठ के प्रश्न आएगा। चलिए अगला, शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में किस वर्ष एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2002 में। तो शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में वर्ष 2002 में एक मौलिक अधिकार के रूप में दोस्तों जोड़ा गया था, याद रखिएगा। वर्ष आपको ध्यान में रखना है। साथ ही दोस्तों आपको यह भी याद रखना है कि किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था। तो वो था दोस्तों 86वां संविधान संशोधन। रट लीजिए, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि अनुच्छेद क्या है, शिक्षा के अधिकार का अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा। पेपर में पूछा गया प्रश्न है और पेपर में फिर से पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, और जितने भी प्रश्न मैंने बोला है कमेंट बॉक्स में उत्तर भी देना है, ठीक है। देखिए भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के प्रत्येक विधानसभा
जब तक कि जल्द ही भंग न हो जाए अपनी बैठक के लिए नियत तिथि से कितने तक जारी रहेगी। तो दोस्तों 5 साल। डायरेक्ट प्रश्न भी पूछा जा सकता था, लेकिन डायरेक्ट यहाँ नहीं पूछा गया क्योंकि समय भी तो बच्चों को बर्बाद करवाना है। एसएससी तो यही चाहता है कि थोड़ा समय लगे बच्चों को, ठीक है। देखिए डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि विधानसभा का कार्यकाल कितना सालों का होता है, तो आप लोग बोल देते हैं कि 5 साल, लेकिन इतना पढ़ाने के बाद आप लोग बोलेंगे 5 साल। याद रखिएगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना भी है, ठीक। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न है 18 नंबर। किसने सत्यशोधक समाज का स्थापना की जिसने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई थी। तो दोस्तों ज्योतिराव गोविंदराव फूले हो जाएंगे इसका सही उत्तर, याद रखिएगा, ठीक है। तो इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरोध की मुहिम भी इन्होंने चलाया था। बात करें दोस्तों सत्यशोधक समाज के बारे में, आइए थोड़ा सा डिटेल्स जानते हैं। इसकी शुरुआत दोस्तों 24 सितंबर 1873 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी ये आपको याद रखना है, पुणे में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बजट का एक घटक है। तो दोस्तों गैर योजनागत पूंजीगत व्यय आपका हो जाएगा पूंजी घटक बजट का एक घटक, याद रखिएगा, ठीक है। गैर योजनागत पूंजीगत व्यय, ठीक। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है। तो दोस्तों खरीफ की फसल उगाई जाती है वर्षा के मौसम में, ठीक है। बरसात के मौसम में खरीफ की फसल उगाई जाती है। आइए बात करते हैं दोस्तों खरीफ और रबी फसल के बारे में, ठीक है। देखिए वर्षा कब होता है दोस्तों, तो जून जुलाई में होता है और इसी समय दोस्तों आपका खरीफ फसल की बुआई शुरू कर दी जाती है, जिसमें आ जाता है आपका धान आ जाएगा, फसल का नाम रट लीजिएगा, मक्का आ जाएगा दोस्तों, उसके बाद आपका बाजरा आ जाएगा। ये सारे के सारे आपके खरीफ है। गन्ना भी याद रखेंगे, आपके खरीफ फसल का उदाहरण है। बात करें दोस्तों अब रबी फसल का, किसका बात करेंगे, रबी फसल का। इसकी बुआई दोस्तों अक्टूबर और नवंबर में की जाती है, ध्यान रखेंगे। और इसमें कौन कौन आ जाएंगे, तो गेहूं आ जाएगा जिसका आप लोग रोटी बना के खाते हैं, जौ आ जाएगा, आलू आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, चना आ जाएगा, मसूर आ जाएगा। ये सारे आपको ध्यान रखना है। मटर भी इसी में आता है और आपका सरसों भी आ जाएगा रबी फसल में, ठीक है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो 2011 की जनगणना दोस्तों एग्जाम आने से पहले कम से कम 3 बार आपको देखना है। कितना बार देखना है, 3 बार देखना है दोस्तों इस टॉपिक को। 2011 की जनगणना से 1 से 2 प्रश्न दोस्तों यहाँ से पूछे जा रहे हैं एसएससी के द्वारा, हर पेपर में, हर एग्जाम में, ठीक है। चलिए देखा जाए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लिंगानुपात सबसे अधिक है तो हो जाएगा केरल, और सबसे कम कहाँ का है, तो हरियाणा का है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, सबसे कम कहाँ का है लिंगानुपात दोस्तों हरियाणा का है। आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि जनसंख्या दोस्तों किस राज्य का सबसे अधिक है भारत में, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। जनसंख्या वाला राज्य सबसे अधिक कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखेंगे, कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रमानुसार तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम है जिन्होंने वर्ष 1320 से 1414 तक दिल्ली पर शासन किया था, ठीक है। तो तुगलक वंश 1320 से 1414 तक शासन किया। उसमें आ जाएंगे दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा, ठीक है। यह काल अनुसार बिल्कुल सही है, याद रखेंगे, गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 किस टीम ने जीता। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश जीता था 2021-22 का विजय हजारे ट्रॉफी। और इस पर जीडी के एग्जाम में दोस्तों 2018 2019 के भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे। फिर बोलेंगे नहीं कि सर 1 साल 2 साल पहले का करंट अफेयर्स पूछ रहा है, पूछ सकता है क्योंकि यह खेल है दोस्तों, और हर साल कोई ना कोई जीतता है तो पूछा जा सकता है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। याद बस करते जाना है, ठीक। क्योंकि आपको पता है कि आपको इंग्लिश और जीके पे बहुत ज़्यादा मेहनत करना है दोस्तों इस बार के एमटीएस एग्ज़ाम के लिए। और किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हैं तो आपको जीके तो अच्छा करना ही पड़ेगा, ठीक है। जीके ही दोस्तों सिलेक्शन दिलाता है, ठीक।
मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सब बच्चे कर लेते हैं, लेकिन जीके में होता है ना कि क्या प्रश्न पूछा जाए किसी को पता नहीं रहता है, कोई आइडिया नहीं रहता है। लेकिन प्रीवियस ईयर से ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है और बच्चे मॉक लगाने के चक्कर में अलग अलग जगह अलग अलग टीचर से मॉक प्रैक्टिस करते हैं। प्रीवियस ईयर आप लोग ज़रूर किया कीजिए, मेरी बात अगर मानते हैं तो, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही एग्ज़ाम का पैटर्न और उसका रूपरेखा तैयार कर देता है। ठीक है, देखिए विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता, तो हिमाचल प्रदेश जीता था, याद रखिएगा। और अभी हाल ही में जो विजय हजारे ट्रॉफी समाप्त हुआ है 2022 का, वो जीता है दोस्तों सौराष्ट्र, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सौराष्ट्र जो अभी हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का समाप्त हुआ है, उसमें सौराष्ट्र विजयी हुआ है। ठीक है, आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। सवाल नंबर 24 है, ISL 2021-22 के फाइनल में हैदराबाद FC ने किस टीम को हराया था। देखिए खेल से लगातार 2 प्रश्न पूछ लिया गया, तो ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ISL 2021-22 के फाइनल में हैदराबाद FC ने किस टीम को हराया था, तो केरला ब्लास्टर FC को हराया था। तो आपको डायरेक्ट ये भी याद रखना है कि हैदराबाद FC जीता है 21-22 का फाइनल ISL का। ठीक है, ISL का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आपको मैं बिजी रखना चाहता हूँ, पूरे वीडियो के दौरान आपसे मैं प्रश्न पूछते रहता हूँ, क्योंकि आपको बिजी रहना है वीडियो के दौरान दोस्तों, आपको मन लगेगा। ठीक है, मन लगेगा तभी आप वीडियो को कंप्लीट कर पाओगे, और कंप्लीट कर पाओगे तो दोस्तों आपको मिलेगा 25 प्रश्न तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से 50 प्रश्न कवर कर रहे हैं। ठीक है, डिटेल्स के साथ। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आप लोग को ये भी बताना है कि ISL अभी जो हाल ही में समाप्त हुआ है उसको किसने जीता है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सितंबर 2022 में भारतीय वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया। देखिए सितंबर 2022 का करंट अफेयर्स है, आपके पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, यह प्रश्न आपके पेपर में बनेगा। तो दोस्तों विवेक राम चौधरी बन गए हैं भारतीय वायुसेना के प्रमुख, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों कुल 25 प्रश्न हम लोग का 6 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट का। ठीक है, अगला वीडियो में बात करेंगे 6 जुलाई का थर्ड शिफ्ट का प्रश्न देखेंगे हम लोग 25 प्रश्न। आपको ये वीडियो कैसा लगा है फटाफट बताइए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, 2-3 दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। अगर आप स्टडी ग्रुप में हैं तो वहाँ भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि साथ में दोस्तों मैं बता देता हूँ एक बार कि आप लोग के लिए घटना चक्र की पुस्तक तो पढ़ाया जा रहा है जीके के लिए। ठीक है, जिसमें अभी हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं। अब प्राचीन इतिहास हमारा समाप्त भी होने वाला है, तो ठीक है डे के अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग एक एक चैप्टर को वहाँ से कवर कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यूथ टाइम्स पब्लिकेशन की जो किताब आती है दोस्तों साइंस स्पेशलिस्ट, तो साइंस का उस किताब को हम लोग चला रहे हैं, जिससे आपके 2-4 प्रश्न जो साइंस के आएंगे, लगभग 4 से 5 प्रश्न जो साइंस से पूछे जाते हैं, वो प्रश्न भी आपका नहीं छूटने वाला है। तो आप लोग उस 2 वीडियो को जरूर कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।